नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कानपुर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पुलिस टीम पर हमले के मामले में कार्रवाई की गई तो पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। शिकायत की जांच करने पुलिस पहुंची थी। हमले में चौकी इंचार्ज गजेंद्र पाल सिंह और सिपाही घायल हुए तो भीगदेव कहिंजरी इलाके की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो हमले में चौकी इंचार्ज और एक सिपाही घायल हुए थे। भीगदेव कहिंजरी इलाके की यह घटना है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले में अब कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आपको बता दें कि पुलिस टीम पर यह हमला किया गया था, जिसके बाद अब यह कार्रवाई की गई है और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमले में चौकी इंचार्ज गजेंद्र पाल सिंह और सिपाही घायल हुए हैं। तो भीगदेव कहिंजरी इलाके की यह घटना बताई जा रही है। पुलिस ने पूरे मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले में यह कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। भीगदेव कहिंजरी इलाके की यह घटना बताई जा रही है। कानपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और शिकायत की जांच करने पुलिस पहुंची थी, जिसके बाद पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया था। हमले में चौकी इंचार्ज गजेंद्र पाल सिंह और सिपाही घायल हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कानपुर से। चलिए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। औरैया से बड़ी खबर। यहां पर अपराधी बेखौफ नजर आ रहे हैं। सरेआम युवक ने तमंचा लहराया और बदमाश ने युवक पर बंदूक भी तानी। तो डेयरी को लेकर 2 पक्षों में यह विवाद हुआ था, जिसके बाद यह घटना निकलकर सामने आई है। तो अपराधी यहां पर बेखौफ नजर आ रहे हैं। सरेआम एक युवक तमंचा लहराता हुआ नजर आया, वहीं बदमाश ने एक युवक पर बंदूक भी तान ली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। औरैया से बड़ी खबर। टीवी स्क्रीन पर यह तस्वीरें। सरेआम ये युवक बंदूक लहराता हुआ नजर आ रहा है, वहीं एक युवक पर भी इस बदमाश ने तमंचा तान दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नितिन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। खुलेआम इस तरीके से तमंचा लहराता हुआ ये युवक दिखाई दे रहा है। सहल जी, ये फगून थाना क्षेत्र का मामला है। फगून थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव का मामला है, जहां एक अमूल डेयरी को लेकर आपस में 2 बच्चों में विवाद चल रहा था। जिसके चलते ही युवक मौके पर पहुंचता है तो अपने युवक द्वारा 2 तमंचे निकाल लिए जाते हैं और वहां गाली गलौज करना चालू कर दिया जाता है। एक जिस तरीके से एक युवक द्वारा ये तमंचा लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें साफ दिख रहा है कि अपने दोनों हाथों में युवक किस तरीके से बेखौफ होकर तमंचा लिए है। सबसे बड़ी गौरतलब बात यह है कि युवकों के पास, अपराधियों के पास तमंचे, ये अवैध असले आते कहां से है जनपद के अंदर, जिसको लेकर इस विषय में जब पुलिस प्रशासन से बात की जाती है तो पुलिस प्रशासन द्वारा एक बेतुका सा बयान निकल के सामने आता है कि ये इस वीडियो की जांच की जा रही है और युवकों की गिरफ्तारी की जाएगी। अभी मीटिंग चल रही है। मीटिंग खत्म होने के बाद वहां मैं जाकर देखा जाऊंगा। आला अधिकारियों द्वारा जब ऐसे ही बयान देखने को सामने आएंगे तो क्या बेखौफ अपराधी तो बेखौफ ही दिखेंगे ही जनपद के। जी,
नितिन, वहीं अगर बात की जाए, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि काफी गैर जिम्मेदाराना बयान यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से दिया जाता है कि मामले में जांच की जाएगी या मामले में गिरफ्तारियां की जाएगी, लेकिन जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो ऐसे मामलों को दबा दिया जाता है और जो अपराधी हैं वो लगातार बेखौफ होकर इस तरीके की वारदातों को अंजाम देते हैं। दूसरी तरफ अगर बताया जाए कि जिस तरीके से आपने खुद इस बात का जिक्र किया कि अवैध तमंचे का जो कारोबार है वो भी फलता फूलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, उसको लेकर प्रशासन किसी तरह की कोई कार्रवाई यहाँ पर कर रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, एक देखने को मिलता है कि प्रशासन द्वारा अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ तो किया जाता है, उसके बावजूद भी ये बेखौफ अपराधियों के पास तमंचे आने का दिखाई देते हैं हाथों में। तो अवैध अपराधियों के पास अवैध तमंचे दिखाई दे रहे हैं, तो ये तमंचे आखिरकार आते कहाँ से हैं? ये गुडविल होने के बावजूद भी अपराधियों के अंदर कोई पुलिस प्रशासन का खौफ ना दिखने का क्या कारण है? सबसे बड़ा मुद्दा ये बनता है। जी चलिए नितिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो औरैया में ये बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि पूरी तरह से अपराधी यहां पर बेखौफ हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कौशाम्बी की। आरटीआई मांगने पर युवक को एक पार्सल मिला और पार्सल में नकली शराब की बोतलें मिली हैं और आपको बता दें कि सिगरेट और कूड़ा भी बरामद किया गया है। तो युवक ने ग्राम पंचायत के विकास संबंधी दस्तावेज मांगे थे। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के एक आरटीआई कार्यकर्ता के मंगाए गए ग्राम पंचायत के विकास संबंधी दस्तावेज की जगह पार्सल पैकेट में शराब की बोतल, सिगरेट के पैकेट और पूरा करकट बरामद हुआ है। तो आरटीआई कार्यकर्ता ने आशंका के चलते पैकेट को विधायक और भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष के सामने खोला तो पैकेट के अंदर से सामानों को देखकर विधायक और अन्य लोग भी हैरान हो गए। तो वहीं दस्तावेज भेजने वाले ग्राम विकास अधिकारी का कहना है कि उसके खिलाफ साजिश की जा रही है। इस पूरे प्रकरण में खंड विकास अधिकारी ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई की बात कही। बालू निकला है, ईटा निकला है, शराब की बोतल निकली है, बाल निकला है, खराब पेपर निकले हैं, शादी के कार्ड निकले हैं। आपने इसका पैसा पेड किया था? हाँ, 5740 रुपया। ये किस किस के सामने खोला गया? ये खोला गया है, जिला अध्यक्ष जी थी, मंझनपुर विधायक जी थे और हमारे चाइल के विधायक जी थे। निश्चित तौर पर जब भी कोई आरटीआई हम मांगते हैं, हमारे पास उस आरटीआई का जवाब आता है तो सबसे पहले हम उसको खुद खोल कर देखते हैं। एक मानव प्रवृत्ति होती है और ये बात संदेह ज़रूर पैदा करती है कि उसको प्री प्लान्ड लगता है, कहीं ना कहीं ले जाके सबके सामने खोला गया। तो एक बदनाम करने की साजिश ज़रूर हो सकती है, लेकिन जनता हमारे लिए सर्वोपरि है। सूरज द्विवेदी जी का कहना है कि अगर आरटीआई ने मांगी थी और उसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद हुई है और जो मूल्यवान चीज़ें थी वो नहीं मिली हैं, तो ये कार्रवाई और जाँच का विषय है। निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी अगर गलत पाए जाते हैं तो। निश्चित तौर पर जब भी तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? जिस तरीके की घटना ये निकलकर सामने आई है। साहिल जी, मैं बता दूं, ये चायल विकास खंड के सिंहपुर गांव के निवासी सुरेश कुमार द्विवेदी ने अपनी ग्राम सभा के विकास से संबंधित अभिलेख ग्राम विकास अधिकारी से मांगा था। फिलहाल जब जांच आई तो उसके सामने आरटीआई के जरिए से 2015 से लेकर 2020 तक के दस्तावेज मांगे गए थे। 2 दिन पहले उन्हें एक पार्सल मिला था, जिसे देखकर उन्हें आशंका हुई थी कि वहाँ डाक पार्सल में कूड़ा करकट है, इसीलिए उस जिला अध्यक्ष और चायल संजय गुप्ता के सामने एक पैकेज खोला गया जिसमें कुछ आपत्तिजनक कागज भी मिले उसमें। मतलब जी फिलहाल अधिकारी का कहना है कि जांच की जा रही है, जैसे मामला आएगा वैसे कार्रवाई की जाएगी। जी अखिलेश, वहीं अगर बात की जाए तो संबंधित अधिकारी का इस बाबत क्या कुछ कहना है जिसने ये पार्सल भेजा था? जी मैं बता दूं कि ग्राम विकास अधिकारी का कहना है कि जांच की जा रही है, अगर ऐसा पाया गया है तो जांच की जाएगी। जी चलिए अखिलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पूर्वांचल के रंगकर्मियों समेत शहर के लोगों ने भव्य पेशागृह का तोहफा उन्होंने दिया। तो रामगढ़ताल स्थित एनेक्सी भवन के पास 52 करोड़ रुपए की लागत से बने महायोगी गुरु योगी बाबा गंभीरनाथ पेशागृह और सांस्कृतिक केंद्र का लोकार्पण किया गया। इसके साथ ही सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और आला अधिकारियों को संबंधित शिकायत के निस्तारण के निर्देश भी दिए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि किसानों को सरकार की योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। केंद्र और प्रदेश सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। आज प्रदेश के अधिकांश विकास खंडों के अंदर किसानों के कल्याण के लिए
चल रही केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर के वहां पर बृहद किसान प्रदर्शनी और किसान कल्याण कार्यक्रम के मेलों का आयोजन आज किया है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और केंद्र और प्रदेश की सरकार अन्नदाता किसानों के हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, क्योंकि किसान अगर खुशहाल होगा तो गांव खुशहाल होगा, गांव खुशहाल होगा तो गांव की इस खुशहाली का मार्ग देश के विकास के लिए, देश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। और इसलिए सरकार ने पूरी ईमानदारी और पूरी प्रतिबद्धता के साथ केंद्र और प्रदेश सरकारें इस दिशा में कार्य कर रही हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आजादी के बाद 2014 और उसके उपरांत अन्नदाता किसानों को ध्यान में रख करके जो कार्यक्रम प्रारंभ हुए वह अभूतपूर्व और अभिनंदनीय है। आजादी के बाद पहली बार वास्तव में किसान देश की राजनीति के एजेंडे के हिस्से बने। गांव के विकास के लिए, किसान के उत्थान के लिए, महिला और नौजवानों के हितों के लिए सरकार की नीतियां बननी प्रारंभ हुई और उसका ईमानदारी से क्रियान्वयन का परिणाम है कि आज हर एक क्षेत्र में कुछ नया देखने को मिलता है। भाइयों बहनों, सॉइल हेल्थ कार्ड की स्कीम हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो या लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों के खातों में देने का हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसान ऋण माफी की योजना, प्रदेश के अंदर एमएसपी के अनुसार क्रय केंद्र स्थापित करके किसानों को एमएसपी का लाभ देने की कार्रवाई हो, वर्षों से लंबित किसान के हित के लिए महत्वपूर्ण और उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कृषि सिंचाई की लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का कार्य रहा हो या फिर फसल बीमा योजना को और सरलीकरण करने या फिर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना को कृषक के परिवार के साथ साथ बटाईदार को भी इसमें शामिल करने का कार्य हो। एक साथ वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ जनता दरबार में फरियादियों की फरियाद सुनने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस की लापरवाही के मामले उन्हें सुनने को मिले, जिससे वो नाराज हो गए। इस दौरान पुलिस कप्तान को कड़ी फटकार भी लगाई गई। दरअसल चेरिया बेलीपार की एक महिला ने गुलरिया थाना क्षेत्र में 1 साल पहले हुए बेटे की हत्या के मामले में दोषियों की अब तक गिरफ्तार न होने की जानकारी दी। इससे सीएम योगी नाराज हो गए। इस दौरान उन्होंने गोरखपुर के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नाराजगी जताते हुए कहा कि गुलरिया पुलिस के खिलाफ वैसी ही कार्रवाई करिए जैसी पिछले दिनों बस्ती में हुई थी। रविवार को जनता दरबार में सबसे ज्यादा मामले पुलिस संबंधित ही आए थे, जिससे सीएम योगी के सामने पुलिस विभाग की लापरवाही उजागर हो गई। तो गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दर्शन के दौरान करीब 500 लोगों की फरियाद सुनी गई और उन्हें समस्या समाधान का आश्वासन दिया गया। करीब 1.25 घंटे चले जनता दर्शन के बाद मुख्यमंत्री मंदिर स्थित आवास में चले गए और बाकी फरियादियों की समस्या मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के प्रभारी मोतीलाल सिंह ने सुनी। आगे कोरोना वायरस के मामलों में फिर से उछाल के बीच ज्यादातर राज्यों ने सख्ती बढ़ा दी है। एक तरफ जहां कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ रहा है, तो वहीं अब संक्रमित लोगों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। देश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख के करीब पहुंचने वाली है। यही नहीं, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी 442 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अकेले लखनऊ में ही 115 कोरोना के मरीज हैं। राजधानी लखनऊ में पिछले कई दिनों से 100 से ज़्यादा नए मरीज पाए जा रहे हैं। इसे देखते हुए लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लखनऊ प्रशासन ने कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में 542 लोगों को नोटिस जारी कर दिया है।
इतना ही नहीं, यूपी की जेलों में बंद कैदी भी संक्रमण की जद में आ रहे हैं। वहीं आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि वो बुलंदशहर से चुनाव लड़ेंगे। चंद्रशेखर ने बुलंदशहर की भूमि को अपनी कर्म भूमि बताते हुए कहा कि जैसे सपा के लिए सैफई और योगी जी के लिए गोरखपुर कर्म भूमि है, इसी तरीके से बुलंदशहर को मैं अपनी कर्म भूमि मानता हूं और बुलंदशहर की जनता की हर उम्मीदों पर खरा उतरने का वादा करता हूं। बता दें कि समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद बुलंदशहर पहुंचे थे, जहां उन्होंने मेरठ मंडल प्रभारी धर्मेंद्र गौतम के देहांत पर शोक जताया और परिवार को सांत्वना दी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की आरक्षण पर की गई टिप्पणी पर उन्होंने विरोध जताया और सवाल खड़े किए। पहले तो एक साथी खो दिया है और साथियों की अहमियत, एक कार्यकर्ता पदाधिकारी की अहमियत जो है, ये कार्यकर्ता दूसरा जानता है। मैं भी आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और मैंने अपना भाई खोया है, तो अब मैं उस परिवार से मिलने आया था और उनके आज के बाद उनके साथ जीवन में मेरा एक और रिश्ता हो गया है, तो मैं उस रिश्ते को निभाऊंगा। हमारी बच्ची है जो डॉक्टर बनना चाहती है, तो मैंने परिवार से वादा किया कि उसको डॉक्टर बनाने के लिए जो परेशानियां, जो भी समस्या आएंगी, उनका समाधान हम लोग करेंगे। बुलंदशहर मेरी कर्म भूमि, भले ही मैं जन्मा सहारनपुर में हूँ, लेकिन ये मेरी कर्म भूमि है। यहाँ के लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया। जब मैं पहला चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा यहाँ आया, तो इन्होंने मेरे ऊपर भरोसा भी किया, विश्वास भी किया और मुझे सपोर्ट भी किया। इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर, होली पर बस यात्रियों को बड़ी राहत योगी सरकार देने वाली है। 22 मार्च से होली स्पेशल बसें चलाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। होली पर 20 रूटों पर 310 अतिरिक्त बसें चलेंगी। चारों बस अड्डों से हर आधे घंटे में ये बस मिलेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार ने होली पर लोगों को सौगात दी है। आपको बता दें कि 310 अतिरिक्त बसें चारों बस अड्डों से हर आधे घंटे में मिलेंगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, होली पर ये बड़ी सौगात योगी सरकार की तरफ से दी जा रही है लोगों को, क्या कुछ जानकारी? होली पर्व एक बड़ा पर्व है हिंदू धर्म का। ऐसे में तमाम ऐसे लोग हैं जो आवागमन करते हैं। इसमें अंतरराज्यीय भी, राज्य स्तर पर देखा जाए तो वो भी लोग हैं जो आवागमन करते हैं। इसमें अगर देखें तो दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड, जयपुर, पंजाब जैसे जो राज्य हैं, यहाँ पर राजधानी लखनऊ से बसें जाएंगे। ये न केवल राजधानी लखनऊ से बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों में से भी बसें का आवागमन रहेगा। अगर बात करें लखनऊ की, तो इसमें जो बड़े स्तर पे जो बस स्टैंड है, चारबाग, आलमबाग, कैसरबाग, अवध बस स्टैंड, यहाँ पर हर आधे घंटे में आपको बस मिलेंगी। जो भी यात्री अगर जाना चाहें बाहर की तरफ से, ये बेसिकली आधा घंटे के रूट पे रहेगी। ये हालांकि 2 दिनों पहले से इस तरह का व्यवस्था की गई है। जी सतीश, वहीं अगर बात की जाए तो कोरोना का जो संक्रमण है वो एक बार फिर से देश में उभरता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग जगहों से जो कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में इस तरीके से बसों की सौगात दे देना, क्या एक तरह से ये जो निर्णय लिया गया है सरकार की तरफ से, किस हद तक सही माना जाए इसे? सतीश, सुन पा रहे हैं आप? सतीश से हमारा संपर्क यहां पर टूट गया है। आपको बता दें कि योगी सरकार की तरफ से बड़ी सौगात यहां पर लोगों को दी जा रही है और 310 अतिरिक्त बसें होली पर चलने वाली हैं। तो 22 मार्च से होली स्पेशल बसें चलाने की पूरी तैयारी भी कर ली गई है। तो होली पर 20 रूटों पर ये 310 अतिरिक्त बसें चलेंगी। चारों बसों के अड्डों से हर आधे घंटे में ये बसेस मिल जाएंगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।